हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर मैं आपके सामने हूँ नेक्स्ट क्लास लेके। 2 दिन हो गए हैं हमारी क्लास नहीं हुई है। सो थोड़ा सा आई वाज नॉट फीलिंग वेल, इसलिए मैंने क्लास रिकॉर्ड नहीं किया। अब मैं वापस आ गया हूँ क्लास लेके आपके सामने। पिछली क्लास में टेक्स्ट में हमने देखा था कि पेंशन क्या होता है, पेंशन के बारे में हमने डिस्कशन किया था और एक हमने जूम पे हमने क्लास लिया था, उसके बाद वापस रिकॉर्डिंग करके भी मैंने डाला था और पेंशन के बारे में आपको बताया था। राइट, याद है ना आपको सबको? हाँ जी। तो अब पेंशन में देखिएगा कुछ पॉइंट रह गए थे, वो हम पॉइंट अभी डिस्कस करेंगे। कम्यूटेड पेंशन के अंदर आते हैं। कम्यूटेड पेंशन का मतलब क्या होता है? एक लंप सम पेमेंट कर लेना, एक लंप सम पेमेंट दे देना एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को। तो अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कम्यूटेड पेंशन मिलती है, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट विल बी एंटाइटल्ड टू द एग्जेम्पशंस ऑफ द कम्यूटेड पोर्शन। क्या मतलब हो गया? अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को किसी भी तरह की कोई कम्यूटेड पेंशन मिलती है, वो एक मुश्त पेंशन ले जाते हैं, तो बेटा वो पेंशन क्या हो जाएगी? उनकी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। वो पेंशन क्या हो जाएगी? उनकी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। ओके। और बाकी कम्यूटेड पेंशन के लिए हमने देख लिया था कि अगर ग्रेचुटी रिसीव होता है तो क्या एंट्री होता है, और ग्रेचुटी रिसीव नहीं होता है तो क्या एग्जेम्पशन की एंट्री होता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं फैमिली पेंशन। किसकी बात करते हैं? फैमिली पेंशन। अब देखिए, फैमिली पेंशन की बात करूं तो यहाँ पे फैमिली पेंशन का मतलब क्या होता है? फैमिली पेंशन का मतलब होता है कि पेंशन एम्प्लॉय को नहीं मिल रही है, पेंशन एम्प्लॉय के किसी भी एम्प्लॉय की वाइफ को मिल रही है, या उसके लीगल हेयर्स को मिल रही है, या उसके लीगल हेयर को मिल रही है। ये कब होता है? जब एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है। देखिएगा, एक एम्प्लॉय रिटायर्ड हुआ, एम्प्लॉय रिटायर्ड होता है, उसके बाद में वो मंथली पेंशन किसको मिलती है? एम्प्लॉय को ही मिलती है। मंथली पेंशन किसको मिलती है बेटा? एम्प्लॉय को ही मिलती है। किससे मिलती है? एम्प्लॉयर से मिलती है। अगर किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है, अगर किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो उसके बाद में जो वो पेंशन होता है वो उसकी वाइफ को मिलती है या किसी फैमिली मेम्बर्स को भी मिलती है। हाँ, वाइफ को मिलती है या किसी और फैमिली मेम्बर्स को भी मिल सकती है। तो वह जो पेंशन होती है एम्प्लॉय की डेथ के बाद में, एम्प्लॉयर उसकी पेंशन अपनी उनकी वाइफ को या किसी फैमिली मेम्बर को दे रहा है, तो उसको हम बोलते हैं फैमिली पेंशन। अब ध्यान रहे, फैमिली पेंशन जो होती है, अब फैमिली पेंशन के बारे में ये पैरा हम एक बार पढ़ेंगे। पेंशन रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय इज टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ सैलरी। सही बात है कि एम्प्लॉय के द्वारा, एम्प्लॉय यदि जिंदा है और उसके द्वारा पेंशन रिसीव हो रही है तो वो कहाँ टैक्सेबल होती है? वो सैलरी हेड में टैक्सेबल होती है। फैमिली पेंशन रिसीव्ड बाय द लीगल हेरिज आफ्टर द डेथ ऑफ द एम्प्लॉय इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द लीगल हेरिज अंडर द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। क्या कहा जा रहा है? कुछ नहीं समझना है अपने को, सिर्फ यह समझना है कि अगर फैमिली पेंशन रिसीव होता है, फैमिली पेंशन अगर रिसीव होता है तो वह किस में टैक्सेबल है भैया? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल है। मान लो कि ए को मंथली पेंशन मिलती थी 10,000 रुपीज, ए को मंथली पेंशन मिलती थी 10,000 रुपीज। अब ए का डेथ हो गया, ए का डेथ हो गया, तो अब वो 10,000 की जगह पे 9,000 रुपीज या 8,000 रुपीज मिसेज ए को पेंशन मिल रही है। हाँ, फैमिली पेंशन में पेंशन थोड़ी कम हो जाती है। मिसेज ए को मान लेते हैं 8,000 रुपीज मिल रहा है, तो वह मिसेज ए के लिए टैक्सेबल होगा। कौन से हेड में टैक्सेबल होगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। समझ में आ गया ये चीज़? हाँ जी, होप ये आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब देखिए, ये जो है पेंशन रिसीव्ड, पेंशन बाय द, यहाँ पे अगर मैं बात कहता हूँ पेंशन बाय द विनर्स, विनर्स है जो ग्लेंट्री अवार्ड जिसको मिला हुआ, परमवीर चक्र, अशोक चक्र इनको मिला हुआ है। अगर ऐसे परमवीर चक्र हैं, ऐसे सपोज कीजिएगा ऐसे कोई व्यक्ति हैं जिनको परमवीर चक्र मिला हुआ है, अशोक, ओ माय गॉड, वीरता का पुरस्कार मिला हुआ है, और उस वीर को अब क्या मिल रही है? पेंशन मिल रही है। या उस वीर के किसी, सपोज करो उस वीर की वो परम गति वीर परम गति को प्राप्त हुआ और वह शहीद हो गया, तो उस शहीद की विधवा को या शहीद की फैमिली मेंबर्स को अगर सपोज कीजिएगा पेंशन मिलता है, तो बेटा ऐसे पेंशन पे टैक्स लेना चाहिएगा? ना मुन्ना ना, ऐसे पेंशन पे टैक्स नहीं लेना चाहिए। तो बेटा अगर कोई चक्रवर्ती पुरुष है, देखिएगा, पेंशन रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल हुआ, विनर ऑफ परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र और सच अदर ग्लेंट्री अवार्ड शैल बी फुल्ली एग्जेम्ड। इनफैक्ट इनके मेंबर्स को भी अगर मिलता है, तो अगर सपोज करो उनका डेथ, वो शहीद हो जाते हैं, डेथ नहीं बोलूँगा, वो शहीद हो जाते हैं, और शहीद होने के बाद में उनके फैमिली मेंबर्स को किसी तरह का कोई भी क्या मिलता है? अवार्ड मिलता है मेरे दोस्त, तो वो भी क्या हो जाएगा? आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। समझ में आ गया चीज़? चलिए साहब, फैमिली पेंशन रिसीव्ड बाय फैमिली मेंबर्स ऑफ द पर्सन हु डाइड इन द कोर्स ऑफ द ऑपरेशनल ड्यूटीज। आप समझिएगा, ये क्या होता है? पैरामिलिट्री फोर्स जो होता है,
आर्म फोर्स होता है या पैरामिलिट्री फोर्स जो होता है, अगर ये उनके लिए बना है, ये किसके लिए बना है? सेक्शन 10-19, आपको 10-19 याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ ये सेक्शन किसके लिए बना है कि जो पैरामिलिट्री फोर्स में या जो आर्म फोर्स में मेंबर्स काम करते हैं और वो शहीद हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, तो उसके बाद में सपोज़ किसी का बॉर्डर पे पोस्टिंग कर दिया गया है, या अभी सपोज़ कीजिएगा कि अभी जैसे कोरोना चल रहा है तो यहाँ पे क्या हुआ, ये सेना बुलाई गई है, सेना उसके दौरान, ड्यूटी के दौरान यदि किसी सैनिक की अगर डेथ हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ऐसी कंडीशन में उसके बाद उसके फैमिली मेम्बर्स को मिलने वाली पेंशन क्या होती है बेटा? एग्जेम्प्ट होती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एनी फैमिली पेंशन रिसीव्ड बाय द विडो और चिल्ड्रन एक्सेट्रा ऑफ द मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्स इंक्लूडिंग paramilitary force of the union shall be exempt from the income tax provided the death of such members has occurred in the course of the operational duties। यानी वह सिपाही अपनी ड्यूटी कर रहा था और उस ड्यूटी के दौरान उसकी डेथ हो गई, तो ऐसी स्थिति में अगर उसके फैमिली मेंबर्स को अगर कोई पेंशन मिलता है मेरे दोस्त, तो वो एग्जेम्प्ट होगा। क्या होगा? एग्जेम्प्ट होगा। होप यू अंडरस्टूड। चलिए, अब ये एक यहाँ से ये जो सेक्शन 80 CCD है, देखो यहाँ से लेके ये अटल पेंशन योजना, ये पूरी अटल पेंशन योजना, ये क्या भला है, ये वाली बातें, जो सारी बातें हैं ना, ये सारी बातें हम करेंगे डिडक्शन चैप्टर में। किस में करेंगे बेटा? हम डिडक्शन चैप्टर में करेंगे। यस, ये डिडक्शंस, ये इसमें थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूं। क्या होता है कि आज की डेट में क्या हो गया, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अगर सपोज करो आज की डेट में किसी का गवर्नमेंट जॉब लगता है तो उसको पेंशन नहीं है, तो उसके लिए उन्होंने एक स्कीम बनाया है, हाँ, नेशनल पेंशन स्कीम बनाया है, एक अटल पेंशन योजना है, उसके अंदर कंट्रीब्यूशन करते हैं तो उसके अंदर 80 CCD का डिडक्शंस मिलता है। मतलब ये एक स्कीम है, डिडक्शंस की स्कीम है, फ्यूचर में इसका बेनिफिट मिलता है, जैसे आपका LIC, इसी तरह ये भी एक फ्यूचर का बेनिफिट का स्कीम है। तो इसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है आपके पास में, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी अभी आपको नहीं करना। समझ में आ गई बात? हाँ जी, वो हम क्वेश्चंस करेंगे डिडक्शंस करने के बाद में। ठीक है, ओके, सो होप यू अंडरस्टूड। और यहाँ तक देखो, ये सब हमने समझा ही था, ये पूरा चार्ट हमने समझा था। 3-4 पॉइंट इसमें पेंशन के बारे में बाकी था, तो मैंने आपको बता दिया। ये हम उसके बाद हमने क्वेश्चंस भी किया था, एक याद आ रहा होगा आपको, क्वेश्चंस भी किया था हमने एक, और फिर मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे, मैंने कहा आप ये क्वेश्चंस कर लीजिएगा। तो क्वेश्चंस आपने कुछ ने किए हैं, कुछ ने नहीं किए हैं, इच्छा है आपकी, मेरे हिसाब से आपको क्वेश्चंस कर लेने चाहिए। 67 आई थिंक मैंने 67 या 68 तक क्वेश्चन, हाँ 67 तक क्वेश्चन दिया था। 68, ये देखिए, ये 68 क्वेश्चंस ये है, ये आपको नहीं करना है। 68 नहीं करना है, 69 नहीं करना है, आपको नहीं करना है हिसाब, 70 भी नहीं करना। तो कौन कौन से क्वेश्चंस नहीं करने हैं आपको पता चल गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, और नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है लीव सैलरी का। सेकंड लास्ट टॉपिक है सैलरी का। सैलरी खत्म होने वाला है, लेकिन अब थोड़ा सा ही बचा है, वो है हमारा लास्ट में सेकंड लास्ट टॉपिक है हमारा लीव सैलरी। सेकंड लास्ट इसलिए कह रहा हूँ कि इसके बाद में एक और छोटा सा टॉपिक बड़ा है, छोटा सा टॉपिक बड़ा है। यस, लीव सैलरी क्या होता है बेटा? देखो, लीव सैलरी सबको अच्छी लगती है लीव। अब मैं यहाँ पे बात करूँ, सपोज आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, और कंपनी में जॉब कर रहे हैं, कंपनी वाले क्या कहते हैं आपको, कंपनी में जब आप जॉब करते हैं कंपनी कहता है ओके बाबा, एक साल में हम आपको, एक साल में सपोज कीजिएगा हम आपको 30 डेज का लीव देते हैं। कितने दिन का लीव देते हैं साहब? 30 डेज का। ये कंपनी की पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है। कंपनी कहती है कि ओके, इन 1 ईयर, अगर आप 1 ईयर में आप कितना लीव ले लेंगे, 1 ईयर में आप 30 डेज का लीव ले सकते हैं। ठीक है, कोई कंपनी कहती है कि आप 1 ईयर में क्या कीजिए साहब, 1 ईयर में आप 60 डेज का लीव ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 60 डेज का लीव ले लीजिएगा। अच्छा, ये कंपनी की पॉलिसी पे डिपेंड करता है। मैं अभी यहाँ पे, चलिए मैं 60 डेज के हिसाब से मामला सेट करता हूँ अपने। 60 डेज हम लीव लेते हैं। कंपनी आपको पगार पूरे 12 महीने का देती है, साथ ही साथ में 60 दिन की छुट्टी भी देती है कि अगर आप 60 दिन छुट्टी भी लेते हो तो आपको 60 दिन छुट्टी भी लेते हो तो आपकी उसकी पगार नहीं कटेगी, आप आराम से छुट्टी ले सकते हो। यह 60 दिन आप, ये अलग अलग होता है, आप टुकड़ों में भी ले सकते हैं चाहे तो, हाँ, यह कंपनी की पॉलिसी पे डिपेंड करता है भैया, ठीक है ना। कंपनी ने मान लेते हैं कि आप किसी XYZ लिमिटेड कंपनी में काम कर रहे हैं, और XYZ लिमिटेड कंपनी में ये पॉलिसी बना रखी है कि वो एम्प्लॉय को 60 डेज की लीव ग्रांट करते हैं इन ए ईयर, और उसकी कोई भी तनख्वाह तुनका नहीं काटते हैं। ठीक है, और उन्होंने ये भी कहा हुआ है कि अगर आप लीव नहीं लेते हो, सपोज अगर आप लीव नहीं लेते हो, इफ़ लीव नॉट टेकन, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, जो आपने लीव नहीं लिया है, समझ में आ रही बात, जो लीव नहीं लिया है उसका पैसा आपको दे दिया जाएगा।
उसका सैलरी आपको दे दिया जाएगा। मान लो कि अगर मैं यहाँ पे बात कहूँ कि एक एम्प्लॉई है XYZ लिमिटेड में, एक एम्प्लॉई काम करता है, मान लेते हैं वो है आपकी मिस रितु। मिस रितु है जो कि क्या है, चलिए मिस रितु की जगह मैं मिस रितिका कर देता हूँ। ओके, मिस रितिका एक एम्प्लॉई है जो कि काम कर रही हैं। उन्होंने क्या किया उस साल में, उन्होंने क्या किया उस साल में, उन्होंने 40 डेज़ का लीव ले लिया। उस साल में उन्होंने कितना डेज़ का लीव ले लिया, 40 डेज़ का लीव ले लिया। तो बैलेंस उनके क्रेडिट में, उनके अकाउंट में, हाँ उनके अकाउंट में बैलेंस लीव कितना बचा, तो बैलेंस लीव बेटा बचा यहाँ पे कितना 20 डेज। बैलेंस लीव कितना बचा 20 डेज। अब इस 20 साल के एंड में, अब इस 20 डेज के लिए क्या होता है, दो ऑप्शन होते हैं। साल के एंड में क्या हुआ, साल के एंड में या तो ये 20 डेज का पेमेंट ले लो कि आपने 20 दिन तक, आपने देखिए आपको छुट्टियां लेनी थी, 60 डेज की छुट्टी लेनी थी, लेकिन आपने 40 दिन की ही छुट्टी ली और आपने 20 दिन तक काम किया, तो इस 20 दिन का काम किया तो 20 दिन का आप ले लीजिएगा, एक्स्ट्रा पैसा ले लीजिएगा। तो या तो इसकी लीव की सैलरी मिल जाएगी, ड्यूरिंग द ईयर ही मिल जाएगा आपको, समझ में आ रहा है। और या फिर दूसरा काम क्या कर सकते हो, या रितिका ये कह सकती है अरे सर इसको अभी रखो, इसका पेमेंट आप अभी अपने पास में ही रखो, जब मैं ये कंपनी छोड़ के जाऊंगी तब हो सकता है, इस साल मैंने 20 डेज का मेरा बैलेंस बना है, 20 डेज का बैलेंस लीव मेरे अकाउंट में क्रेडिट है। नेक्स्ट ईयर हो सकता है कि मैं 30 दिन की छुट्टी लूँ, 30 दिन का अकाउंट क्रेडिट हो जाए, उसके बाद में, यानी कि क्या हो गया कि ये जो लीव सैलरी है ना, ये लीव सैलरी अभी मैं नहीं लूँगी। लीव सैलरी अभी मैं ड्यूरिंग द ईयर या ड्यूरिंग द टेन्योर, जब तक मैं आपके पास में जॉब कर रही हूँ, जब तक मैं आपके पास में सर्विस कर रही हूँ, तब तक मैं ये लीव सैलरी का पेमेंट नहीं लूँगी। मैं ये लीव सैलरी का पेमेंट लूँगी जब मैं रिटायर्ड होके जाऊँगी या जब मैं कंपनी छोड़ के जाऊँगी। तो एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट फ्रॉम दिस कंपनी और एट द टाइम ऑफ लिविंग दिस कंपनी, आई विल टेक द बेनिफिट, आई विल टेक द एंटायर लीव सैलरी। मेरी बात समझ में आ रही है। दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। लीव सैलरी का पेमेंट क्या हो सकता है, आपको ईयरली जब आप ड्यूरिंग द सर्विस होते हो तब भी आपको मिल सकता है, और लीव सैलरी का पेमेंट आपको एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट भी मिल सकता है। ये दोनों ऑप्शन एम्प्लॉय के पास में होते हैं, या एम्प्लॉय के पास में ऑप्शंस होते हैं, या कंपनी की जो पॉलिसी होती है उसके अकॉर्डिंगली कंपनी ये डिसाइड करती है कि लीव एनकैशमेंट वो ड्यूरिंग द ईयर दे देंगे या एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट देंगे। समझ में आ गई ये चीज़। तो लीव एनकैशमेंट यदि आपको ड्यूरिंग द ईयर मिलता है, ड्यूरिंग द जॉब मिलता है, यानी ड्यूरिंग द टेन्योर मिलता है, तो वह पूरा पूरा क्या होता है, टैक्सेबल होता है। वो पूरा पूरा क्या होता है बेटा, टैक्सेबल होता है। और अगर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मिलता है, और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मिलता है, तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट अगर मिलता है तो उसके लिए कुछ कंडीशंस होती है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। मेरी बात समझ में आई, क्लियर। यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे अवेल्ड लीव यानी अवेलेबल लीव, अवेलेबल लीव कितना है, कंपनी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग कितना अवेलेबल लीव रहता है इन ए ईयर, दैट इज कॉल्ड द अवेलेबल लीव। लीव अवेल्ड, लीव अवेल्ड का मतलब होता है कि एम्प्लॉय ने कितनी छुट्टियां ले ली है, दैट इज कॉल्ड द लीव अवेल्ड। बैलेंस लीव का मतलब क्या होता है कि कंपनी ने कितने दिन की छुट्टी नहीं ली, यानी छुट्टी नहीं लिया उस दिन क्या किया उन्होंने, काम किया। तो बैलेंस लीव होता है, इस लीव का उनको क्या मिलता है, इस लीव का उनको एनकैशमेंट मिलता है, कैश में पेमेंट मिलता है, उसको एनकैश करवाया जाता है, दैट इज कॉल्ड द लीव एनकैशमेंट। इसको क्या बोलते हैं बेटा, लीव एनकैशमेंट बोलते हैं। समझ में आया आपको ये चीज़। अच्छा, लीव एनकैशमेंट का पेमेंट क्या होता है, या तो ड्यूरिंग द सर्विस पीरियड ले लो, जैसे ही आपका 1 साल खत्म होता है आपने लीव एनकैशमेंट का पेमेंट ले लिया, या एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ले लो। अगर ड्यूरिंग द एनकैशमेंट पीरियड, सॉरी ड्यूरिंग द, अगर आप टेन्योर पीरियड लेते हैं लीव एनकैशमेंट का पेमेंट, तो बेटा जी यह लीव एनकैशमेंट का पेमेंट क्या होता है, पूरा पूरा टैक्सेबल होता है। यह लीव एनकैशमेंट का पेमेंट पूरा टैक्सेबल होता है, इसके लिए कोई भी कैलकुलेशन नहीं है। यस, आने दे आने दे आने दे, तो फिर उस पर टैक्स भी दे दे। समझ में आ रही बात, ड्यूरिंग द सर्विस ही आने दे आने दे आने दे, तो उस पर टैक्स भी दे दे। होप यू अंडरस्टूड। और रुक जा रुक जा रुक जा, एट द एंड ऑफ द रिटायरमेंट आई विल टेक दिस लीव बेनिफिट, आई विल टेक दिस लीव एनकैशमेंट। रुक जा रुक जा रुक जा, रिटायरमेंट के समय मैं ये लीव एनकैशमेंट लूंगा, तो ऐसी कंडीशन में कुछ हम कैलकुलेशंस करेंगे, तो उस समय एग्जेम्पशंस दिया हुआ है। समझ में आ रही है चीज। चलिए, अच्छा अब मैं आपको एक चीज बता दूं, यहां पे इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग, इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग, यानी इनकम टैक्स वालों ने क्या कहा, हे कंपनी या हे एम्प्लॉयर, तुम चाहे कितनी भी छुट्टी दो, तुम्हारी चाहे पॉलिसी कितनी ही छुट्टी देने की हो, जैसे 60 डेज की छुट्टी देने की है, कहीं कहीं आपको ध्यान रखना ऐसी ऐसी कंपनीज भी होती हैं जो 40 डेज की छुट्टी देती हैं, कोई 60 डेज की देती है, और कहीं कहीं आपका 90 डेज की भी छुट्टी मिलती है। यस, बाहर फॉरेन कंपनीज में 90 डेज की भी छुट्टी मिलती है। यस, 90 डेज घूमो फिरो ऐश करो, लेकिन कंपनी आपको पका देगी।
तो इनकम टैक्स वाले, अपने इंडिया में इनकम टैक्स वाले क्या कहते हैं, हे एम्प्लॉयर, तुम चाहे अपने एम्प्लॉय को कितनी ही छुट्टियां दो, तुम चाहे अपने एम्प्लॉय को कितनी ही छुट्टियां दो, हमारी जो कैलकुलेशंस होगी, ध्यान रहे, हमारी जो कैलकुलेशंस होगी, हमारी कैलकुलेशंस, हम जो कैलकुलेशंस करेंगे, हम कैलकुलेशंस मैक्सिमम डेज इन ए ईयर, मैक्सिमम डेज इन ए ईयर, ये क्या है अभी बात करेंगे। मैक्सिमम डेज इन ए ईयर कितना होगा, 30 होगा। मैक्सिमम डेज ईयर कितना होगा, 30 होगा। यह जो मैक्सिमम डेज इन ए ईयर 30 होगा, यह किसके अकॉर्डिंग होगा, यह इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग होगा। किसके अकॉर्डिंग होगा, यह इनकम टैक्स वालों के अकॉर्डिंग होगा। इनकम टैक्स वालों के अकॉर्डिंग अगर मैं बात कहता हूं, ये क्या भला है, चिंता मत करो, सब समझ में आएगा। अभी जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनो, बस बेटा बोल रहा हूं उसको सुन रितिका। इनकम टैक्स वालों के अकॉर्डिंग क्या है, मैक्सिमम डेज ऑफ द हॉलीडे, मैक्सिमम डेज ऑफ द लीव ग्रांटेड, मैक्सिमम डेज इन ए ईयर the leave should be granted by the employer to employee is 30 days, is 30 days। तो सर इसका मीनिंग क्या हुआ, समझो इसका मीनिंग क्या हुआ। अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि हम जो कैलकुलेशन करेंगे, मैं बाद में और समझाऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा समझ लो यार। हम जो कैलकुलेशन करेंगे बेटा, वो कैलकुलेशन के लिए देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे हम एलिजिबल लीव निकालते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं, इसमें देखिए, इसमें जो स्टेप्स होगा ना, स्टेप्स होगा, इसमें स्टेप्स देख बेटा, स्टेप्स 1 में क्या चेक करेंगे, स्टेप्स 1 में चेक करेंगे एलिजिबल लीव। एलिजिबल लीव का मतलब क्या होता है भैया, एलिजिबल लीव का मतलब होता है कि कंपनी के अकॉर्डिंग और इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग, इन दोनों के हिसाब से हम काम करेंगे। हम ये देखेंगे कि वह जो एम्प्लॉय है, एलिजिबल लीव का मतलब बता रहा हूँ, स्टेप 1 में सबसे पहले अपने को एलिजिबल लीव कैलकुलेट करना पड़ेगा बेटा। एलिजिबल लीव का मतलब ये होता है कि एम्प्लॉय कितनी मैक्सिमम लीव ले सकता है, कितनी मैक्सिमम लीव ले सकता है, किसके हिसाब से मैक्सिमम लीव ले सकता है, कंपनी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग या इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग। इन दोनों में हमें कंपैरिजन करना होता है, और उसके हिसाब से हमको यह देखना होता है कि मैक्सिमम लीव की एलिजिबिलिटी कितनी है, किसकी एम्प्लॉय की मैक्सिमम लीव की एलिजिबिलिटी कितनी है। जब यह हम चेक करते हैं तो कंपनी पॉलिसी तो चेक करेंगे ही करेंगे, साथ में इनकम टैक्स की पॉलिसी भी चेक करेंगे। अब इसको थोड़ा सा मैं समझाता हूं, देखो। अब अगर यही सिचुएशन है कंपनी के हिसाब से, तो क्या है, एज पर द कंपनी, तो क्या है, मेरी कंपनी पॉलिसी क्या है बेटा, मेरी कंपनी पॉलिसी है, माय कंपनी पॉलिसी इज 1 ईयर के अंदर कितना लीव देंगे वो, 60 डेज का। कितना लीव देंगे, 60 डेज का। लेकिन इनकम टैक्स वालों के हिसाब से मैक्सिमम डेज इन ईयर का लीव कितना होता है, वो होता है 30 डेज। कितना होता है बेटा, 30 डेज। तो गाइज अब इन दोनों में कंपेयर करना है। देखिए स्टेप 1 बहुत ध्यान से समझना है, इन दोनों में कंपेयर करना है, और इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो हाँ जी, किस किस में कंपेयर करना है, मैं यहाँ पे काम लिखता हूँ, किस किस में कंपेयर करना है, कंपनी पॉलिसी के हिसाब से, कंपनी पॉलिसी के हिसाब से क्या नंबर ऑफ डेज आता है, कंपनी पॉलिसी नंबर ऑफ डेज, और कंपनी पॉलिसी नंबर ऑफ डेज, और इसको किस में कंपेयर करेंगे बेटा, इसमें करेंगे इनकम टैक्स के हिसाब से। किसके हिसाब से, इनकम टैक्स के हिसाब से आपका क्या मैक्सिमम डेज होता है, इनकम टैक्स के हिसाब से क्या आपका मैक्सिमम डेज होता है। इन दोनों में कंपेयर करेंगे। अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करता हूँ, यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो कंपनी पॉलिसी के हिसाब से कितना है, 60 डेज। कितना है बेटा, 60 डेज। तो कंपनी पॉलिसी के हिसाब से कितना आता है यहाँ पे, दैट इज 60 डेज। और इनकम टैक्स के हिसाब से कितना आता है, 30 डेज। ये रूल फिक्स है, इनकम टैक्स के हिसाब से कितना आता है, 30 डेज। तो इन दोनों में कंपेयर करो, और विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस, तो वो यहाँ पे एलिजिबल लीव हो जाएगा। वो यहाँ पे एलिजिबल लीव कितना हो जाएगा, 30 डेज। कितना हो जाएगा बेटा, 30 डेज। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में सबसे पहले यह देखना पड़ेगा कि एलिजिबल लीव कितनी लेंगे हम। एलिजिबल लीव फॉर ए 1 ईयर, कितना लेंगे, यह कैलकुलेशन करना बड़ा ही जरूरी है। अगर सपोज करो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे इसी का मैं यहाँ पे दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि सपोज कीजिएगा
कंपनी के पॉलिसी के हिसाब से एलिजिबल लीव कितनी है, 20 डेज इन ए ईयर है, 20 डेज इन ए ईयर है। और इनकम टैक्स वालों के हिसाब से मैक्सिमम डेज इन ए ईयर ये तो फिक्स रहता है, कितना है, 30 है। तो हमें पहले यही स्टेप 1 हमें कैलकुलेट करना है, यही स्टेप 1 हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है, एलिजिबल लीव को कैलकुलेट करना है। तो कंपनी पॉलिसी के नंबर क्या है, कंपनी पॉलिसी के हिसाब से नंबर ऑफ डेज और इनकम टैक्स के हिसाब से मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज। तो यहाँ पे कंपनी पॉलिसी के हिसाब से नंबर ऑफ डेज कितना है, 20। तो 20 और 30 में कंपेयर करेंगे तो बेटा कितना आएगा यहाँ पे फिर 20 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो अगर मैं कहता हूँ कि इस एग्जाम्पल में, यह जो मैंने एग्जाम्पल दिया बेटा, इस एग्जाम्पल में आपका जो एलिजिबल लीव है वो कितना है, आपका एलिजिबल लीव है वो है बेटा आपका 20। और ये जो एग्जाम्पल मैंने लिया, इस एग्जाम्पल में आपका लीव एलिजिबल लीव है वो आपका एलिजिबल लीव कितना है बेटा, वह एलिजिबल लीव है आपका 30। आपको समझ में आया? तो ये स्टेप कैसे निकलेगा ये आपको समझ में आया। इसके अंदर अभी ये कहाँ काम आएगा, कैसे काम आएगा, अपने को कुछ नहीं पता। हम सिर्फ यह देख रहे हैं कि एलिजिबल लीव क्या होता है। पहले हमने क्या देखा, पहले हमने सिर्फ कंपनी के पॉलिसी के अकॉर्डिंग देखा कि एलिजिबल लीव क्या होता है। अब हम किसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं, अब हम कंपनी और इनकम टैक्स के डेज, इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं और इन दोनों में से जो भी विच एवर इज लेस होता है वह हमारा एलिजिबल लीव आ जाएगा, वह हमारा क्या आ जाएगा, एलिजिबल लीव आ जाएगा। यह समझ में आया आपको, यह पॉइंट समझ में आया? तो चलिए यह पॉइंट समझ में आया, अब हम आगे चलते हैं, इस पॉइंट को लेके हम आगे चलते हैं। अच्छा, अब एक पॉइंट आएगा बैलेंस लीव। ये बैलेंस लीव का मतलब क्या है बेटा, इस बैलेंस लीव का मतलब क्या है अब समझना। अब मैं इस पॉइंट को वापस मैं यहाँ पे चेंज करूंगा, अब मैं वहाँ पे, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे मैं वापस चेंज करूंगा। चलिए मैं मान लेता हूं कि रितिका ने 10 साल की जॉब करी। रितिका ने क्या किया, अब मैं ये एग्जांपल ले रहा हूं, ये समझ में आया ना आपको, बिल्कुल समझ में आया। अब मैं इसको वापस यहां पे लेके आता हूं। अब देखिए मैं इसको यहाँ पे समझाता हूँ आपको, इसमें एक एग्जांपल लेके हम समझाते हैं। मान लो कि रितिका ने, देखिए कंपनी की पॉलिसी क्या, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये एग्जांपल है, ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ये एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। कंपनी की पॉलिसी क्या है बेटा कि 1 ईयर में कितना 60 डेज लीव, लेकिन इनकम टैक्स के हिसाब से कितना 30 डेज। तो हमारे लिए मैक्सिमम डेज कितना आ गया, 30 डेज। कितना आ गया बेटा, 30 डेज। अब समझिएगा, अब मुझे पहला तो मैंने स्टेप 1 में क्या कैलकुलेट कर लिया, 30 डेज कैलकुलेट कर लिया। अब स्टेप 2 जो होता है ना मेरा, स्टेप 2 जो होता है बेटा, वो स्टेप 2 जो होता है वो किसका होता है, स्टेप 2 में हम कैलकुलेट करते हैं बैलेंस लीव। क्या करते हैं हम, बैलेंस लीव। और बैलेंस लीव का मतलब क्या होता है, हाँ जी, बैलेंस लीव का मतलब होता है कि, बैलेंस लीव का मतलब क्या होता है, बताइए बताइए। बैलेंस लीव का ये मतलब होता है कि एलिजिबल लीव, एलिजिबल लीव में से, एलिजिबल लीव में से, यानी स्टेप 1 में से, स्टेप 1 क्या आपका, एलिजिबल लीव, एलिजिबल लीव में से कितनी छुट्टी, कितनी लीव कंपनी, कितनी लीव एम्प्लॉय ने नहीं ली है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं बैलेंस लीव कह रहा हूं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ आउट ऑफ, इसका मतलब क्या हुआ, आउट ऑफ एलिजिबल लीव, आउट ऑफ एलिजिबल लीव, आउट ऑफ एलिजिबल लीव, हाउ मच लीव, हाउ मच लीव is, या how much leave is not taken by employee। मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा सर ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो समझो, इसी एग्जांपल में ये बात करता हूँ, इसी एग्जांपल में मैं बात करता हूँ कि मिस रितिका थी, उसने क्या किया, उसने उस साल क्या किया, 40 डेज की लीव ले ली। कितने की लीव ले ली, 40 डेज की लीव ले ली। और मैंने कहा कि बैलेंस लीव कितना है, 20 डेज है। बैलेंस लीव कितना है, 20 डेज है। ये जो मैंने कैलकुलेशन की थी बेटा, ये जो मैंने बेटा कैलकुलेशन की थी मेरे बच्चे, ये जो मैंने कैलकुलेशन की थी, यह मैंने सिर्फ और सिर्फ किसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन की थी, कंपनी के पॉलिसी के अकॉर्डिंग, कंपनी के पॉलिसी के अकॉर्डिंग मैंने ये कैलकुलेशन की थी। लेकिन क्या यहाँ पे कंपनी की पॉलिसी चल जाएगी क्या, नहीं मुन्ना नहीं, यहाँ पे कंपनी की पॉलिसी नहीं चलेगी। तो यहाँ पे हमें इनकम टैक्स के हिसाब से कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इनकम टैक्स के हिसाब से क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो अगर मैं कहता हूँ एज पर इनकम टैक्स रूल, एज पर इनकम टैक्स रूल, उसका अगर बैलेंस लीव देखें, उसका अगर बैलेंस, अरे यार, उसका अगर बैलेंस एलिजिबल लीव देखें, हाँ जी, बैलेंस एलिजिबल लीव देखें तो कितना होगा, तो देखो भाई वो कितना आएगा, एलिजिबल लीव कितनी है आपके स्टेप 1 में। अब स्टेप 1 में देखिए इनकम टैक्स वाला भी साथ में आता है, स्टेप 1 में क्या आता है, इनकम टैक्स वाला भी साथ में आता है। स्टेप 1 के हिसाब से
स्टेप 1 के हिसाब से आपकी एलिजिबल लीव क्या, स्टेप 1 के हिसाब से आपकी एलिजिबल लीव कितनी है? तो एलिजिबल लीव एज पर स्टेप 1, ये अभी ठीक है ना, एलिजिबल लीव एज पर स्टेप 1, उसमें से हम माइनस करेंगे, उसमें से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, उसमें से हम माइनस करेंगे, तो यानी लेस कर देंगे उसमें से। क्या लेस कर देंगे? ये माइनस का साइन है, लेस कर देंगे हम इसमें एक्चुअल लीव टेकन, एक्चुअल लीव टेकन। समझ में आ रही बात? चलिए समझते हैं, इसको समझेंगे आराम से, क्योंकि ये पॉइंट थोड़ा सा अच्छा पॉइंट है, इसको हमें बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप समझें एलिजिबल लीव। अब एलिजिबल लीव कितनी थी यहाँ पे? देखो 30 डेज। कितनी थी बेटा? 30 डेज। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? एलिजिबल लीव एज पर स्टेप 1 कितनी है? 30 डेज। क्या है बेटा? 30 डेज माइनस एक्चुअल में रितिका मैडम ने कितनी लीव ली है? 40 डेज। एक्चुअल में कितनी लीव ली है? 40 डेज। कितनी लीव ली है? ऑल ऐसा। और इस साथ बैलेंस लीव क्या उल्टा, यहाँ तो -10 आ रहा है, उल्टा यहाँ तो क्या आ रहा है? -10 डेज आ रहा है। यानी जितने जितने एलिजिबल, अब देखो बेटा अगेन यहाँ पे एलिजिबल लीव का मतलब होता है इन दोनों को कंपेयर करके, किन दोनों को? कंपनी की पॉलिसी को और इनकम टैक्स वालों के जो डेज दिए हुए उनको, इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो आपका एलिजिबल लीव कितना आता है? 30 डेज का आता है बेटा जी। और 30 डेज इसके हिसाब से अब इसको, इस एलिजिबल लीव को उसके एक्चुअल लीव टेकन से कंपेयर करते हैं और बैलेंस लीव निकालते हैं। तो अगर मैं ऐसी बात करता हूं तो बैलेंस लीव यहाँ पे तो नेगेटिव आ जाती है, यहाँ पे तो क्या आ जाती है? नेगेटिव आ जाती है। तो नेगेटिव को हम यहाँ पे निल मानते हैं। नेगेटिव को क्या मानते हैं? कहीं पर भी ध्यान रखना, इनकम टैक्स के अंदर कहीं पर भी कोई नेगेटिव फिगर आता है तो नेगेटिव फिगर का ये मतलब नहीं है कि कुछ नेगेटिव फिगर यहाँ पे लिखेंगे। नेगेटिव फिगर का मतलब लॉस के अलावा, मैं लॉस की बात नहीं कर रहा, नेगेटिव फिगर के अलावा जो हमारी नॉर्मल कैलकुलेशंस होती है उसमें अगर कुछ नेगेटिव फिगर आता है तो उसको हम निल मानेंगे। क्या मानेंगे बेटा? निल मानेंगे। तो इसका मतलब इसका बैलेंस एलिजिबल लीव कितना हुआ? बैलेंस एलिजिबल लीव कितना हुआ? निल हुआ, निल हुआ। तो सर फिर इस बैलेंस एलिजिबल लीव का क्या करेंगे? अरे बेटा इस बैलेंस एलिजिबल लीव का ये कंपनी जाने, कंपनी इसका ये पेमेंट करेगी, कंपनी इसके हिसाब से पेमेंट करेगी। लेकिन हमको जो कैलकुलेशंस करनी है, हमको जो एलिजिबल लीव निकालनी है, हमको वो एलिजिबल लीव किसके अकॉर्डिंग निकालनी है बेटा जी? ये हमको ये एलिजिबल लीव निकालनी है इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये बैलेंस एलिजिबल लीव निकालना इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग। अगर बेटा जी आपको ये वीडियो अभी थोड़ा समझ में आया हो, थोड़ा कम आया हो, प्लीज़ इसको रिवाइंड करें और इसको जाके एक बार वापस देखें। समझ में आया? मैं वापस उसको रिपीट करता हूँ। एलिजिबल लीव कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि मेरे पास में टोटल एलिजिबल लीव कितनी है। तो उसके लिए देखेंगे कंपनी के हिसाब से कितना पॉलिसी, कंपनी के हिसाब से मुझे कितने डेज मिलते हैं। तो कंपनी के हिसाब से जितना आपको डेज मिलता है उसको आपको किससे कंपेयर करना है? इनकम टैक्स में जो डेज दे रखे हैं, और इनकम टैक्स में डेज रखे हैं 30, इनकम टैक्स में डेज दे रखे हैं 30। यस, ये ईयरली एलिजिबल लीव आपके पास में आ जाएगी। तो इन दोनों में से जो भी कम होता है वह आपका एलिजिबल लीव आ जाएगा। अब उस एलिजिबल लीव से आपका बैलेंस लीव निकलेगा। उस एलिजिबल लीव में से जो एलिजिबल लीव आपका आया है उसमें से एक्चुअल लीव टेकन बाय द एम्प्लॉय, एक्चुअल लीव टेकन बाय द एम्प्लॉय वो लेस कर देंगे और वह जो बैलेंस आएगा वह बैलेंस आपका क्या होगा? बैलेंस एलिजिबल लीव होगा। हाँ जी, अब हम एक नेक्स्ट एग्जाम्पल में एक बात करते हैं। इसी को हम अगले एग्जाम्पल में समझते हैं। ये एग्जाम्पल में क्या बेटा जी, ये देखिए कंपनी पॉलिसी का कितना है, कंपनी पॉलिसी के हिसाब से कितना दिन लीव लेना है आपको? 20 डेज इन ए ईयर, 20 डेज। और इनकम टैक्स वालों के हिसाब से मैक्सिमम कितना आपका? 30 डेज। तो स्टेप 1 में क्या होगा आपका? स्टेप 1 में आप निकालेंगे एलिजिबल लीव। स्टेप 1 में क्या निकालेंगे बेटा आप? एलिजिबल लीव। स्टेप 1 में एलिजिबल लीव निकलेगा तो कितना निकलेगा एलिजिबल लीव आपका? 20 डेज। ये समझ में आया आपको? हाँ जी, वही है, दोनों में कंपेयर करना है। अच्छा, अब स्टेप 2 में क्या निकलेगा आपका? स्टेप 2 में निकलेगा दैट इज कॉल्ड आपका बैलेंस लीव। स्टेप 2 में यहां से एक बार कॉपी करके यहां पे नीचे ले जाता हूं। स्टेप 2, 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 यहां देखते हैं बैलेंस लीव। अब मैं अगर बात करूं, मिस रितिका ने, यहाँ पे मैं एग्जांपल को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। मिस रितिका ने क्या किया है? 15 डेज की लीव ली है। कितनी लीव ली है? 15 डेज की लीव ली है। तो ये बैलेंस लीव तो अपने काम आएगी नहीं। हाँ जी, सो एज पर द इनकम टैक्स बैलेंस एलिजिबल लीव कितनी? एलिजिबल लीव एज पर द स्टेप 1, एज पर द स्टेप 1 कितना है इसका? स्टेप 1 के हिसाब से 20 दिन है। कितना है यहाँ पे? तो यहाँ पे 30 की जगह कितना आ जाएगा? 20 डेज आ जाएगा। और एक्चुअल में लीव टेकन कितनी है बेटा? एक्चुअल में लीव टेकन है दैट इज 15। कितना है बेटा? 15। तो यहाँ पे
यहाँ पे डेज माइनस में नहीं आएगा, यहाँ पे डेज कितना आ जाएगा, 5 डेज आ जाएगा। तो 5 डेज जो है वो इसका क्या हो जाएगा, 5 डेज हो जाएगा बेटा यहाँ पे बैलेंस एलिजिबल लीव। तो 5 डेज क्या हो जाएगा आपका, बैलेंस एलिजिबल लीव। सो बैलेंस एलिजिबल लीव इट मीन्स व्हाट, बैलेंस एलिजिबल लीव का मतलब क्या है कि आपका स्टेप 1 की जो एलिजिबल लीव है उसमें से जो आपने एक्चुअल लीव ली है, यानी एम्प्लॉय ने जो एक्चुअल लीव ली है उसको मैं लेस कर देता हूं, तो मेरा क्या निकल जाता है, बैलेंस एलिजिबल लीव निकल जाता है। यह समझ में आया? अच्छा, अब सपोज करो इसको आगे और मैं बढ़ाऊं, और इसको मैं बढ़ाऊं कि अब रितिका ने क्या किया, ये यहां से इसको फिनिश करते हैं। रितिका की जो सर्विस पीरियड है वो बेटा, रितिका का सर्विस पीरियड है, रितिका ने 20 ईयर्स एंड 10 मंथ की सर्विस करी, 20 ईयर्स और 10 मंथ की सर्विस करी, और हर साल का उसका ये काम है, 20 ईयर्स और 10 मंथ की सैलरी करी, और हर साल उसने क्या किया, 15 डेज का लीव लिया। ये हर साल ईयर का ये ऊपर वाला डेटा है। अब मुझे एक चीज़ बताइए, यहाँ पे रितिका क्या जब रिटायरमेंट हो रहा है, रितिका का जब रिटायरमेंट हो रहा है तो उसके पास में टोटल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट हमको क्या कैलकुलेशन करना है, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट रितिका का टोटल क्या है बेटा, टोटल बैलेंस एलिजिबल लीव, टोटल बैलेंस एलिजिबल लीव वो कितना है, वो हमको कैलकुलेट करना है, समझ में आया ये चीज़? अच्छा, तो इसके लिए क्या लिखते हैं, इसके लिए हम देते हैं कंप्लीटेड ईयर्स, इसके लिए हम क्या देखते हैं बेटा, कंप्लीटेड ईयर्स, क्या देखते हैं, कंप्लीटेड ईयर्स। अब यहाँ राउंडेड ईयर्स नहीं है, कितना है, कंप्लीटेड ईयर्स। तो कंप्लीटेड ईयर्स कितना है यहाँ पे, अब आप मुझे बताओ, कंप्लीटेड ईयर्स से आपके यहाँ पे कितने हैं, 20। कंप्लीटेड ईयर्स कितना है बेटा, 20 ईयर्स 10 मंथ नहीं लेंगे, ये ऊपर वाला जो है ना राउंडिंग फिगर वाला ना, इसको हम इग्नोर मार देंगे, इसको क्या मार देंगे, इग्नोर मार देंगे, इसको क्या मार देंगे, इग्नोर मार देंगे। समझ में आ गई बात? तो इसको हम काम में नहीं लेंगे, तो हमारे पास में कंप्लीटेड ईयर्स कितना, 20। ओके, कंप्लीटेड ईयर्स मल्टीप्लाइड बाय, अब यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस एलिजिबल लीव पर ईयर, BA, हाँ जी, बैलेंस एलिजिबल लीव पर ईयर। अब बैलेंस एलिजिबल लीव पर ईयर कितना निकला उसका, देखो स्टेप 2 से कितना निकला था आपका, 5 डेज का निकला था ना, 5 डेज का। तो इनटू मैं क्या करूंगा 5, तो 20 इंटू 5 यानी 20, इस 20 को मैं कितने से मल्टीप्लाई करता हूँ, 5 से। तो यह मेरा टोटल बैलेंस एलिजिबल लीव आ गया, कितना डेज आ गया, 100 डेज टोटल बैलेंस एलिजिबल लीव आ गया। समझ में आया? मंथ में होगा तो मंथ के हिसाब से कैलकुलेशन कर लेंगे, और सपोज कीजिएगा यहाँ मंथ में होता, यहाँ पे डेज नहीं होता, मंथ में होता, तो मंथ के हिसाब से कैलकुलेशन कर लेते। मैंने आपको डेज के हिसाब से कैलकुलेशन करना बता दिया, मंथ का तो और भी ईजी है। तो हमको एक्चुअली ये सब हमने स्टेप 1 स्टेप 2 क्यों किया, क्योंकि हमको चाहिए था एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट टोटल बैलेंस एलिजिबल लीव। हम सर ये कहाँ चाहिए, आपने बताया तो नहीं? अरे बेटा बताऊंगा ना यार, बताऊंगा, चिंता ना कर। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट टोटल बैलेंस एलिजिबल लीव कितना है, इसका हमको एक फिगर चाहिए था, इसका हमें डेज चाहिए था। इसके लिए हमने स्टेप 1 स्टेप 2 फॉलो किया, और स्टेप 3 में हमने ये निकाल दिया। अगर मैं इसका स्टेप 3 कहूँ तो भी कोई बुरी बात नहीं होगी, तो मैं इसको स्टेप 3 कह सकता हूँ। माई स्टेप 3 इज दिस इज माई स्टेप 3, दैट इज टोटल बैलेंस। ये क्या है, टोटल बैलेंस लीव, टोटल बैलेंस एलिजिबल लीव एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। इसको मैं यहाँ से डिलीट मार देता हूँ, और यह मेरा टोटल क्या रहेगा, दिस इज माई स्टेप 3, टोटल बैलेंस एलिजिबल लीव एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। तो बेटा आप कहीं ना कहीं आपको क्या नोट करना है, ये सारे स्टेप्स जो है ना, ये स्टेप्स मतलब कहने को, मैं समझने के लिए मैंने इसको, समझाने के लिए मैंने इसको स्टेप्स में डिवाइड कर दिया। आपको इसको स्टेप में ही कैलकुलेट करना है, आपको इसी तरह से कैलकुलेशंस करना पड़ेगा। समझ में आ गई ये चीज़? तो ये मैंने आपके सामने रख दिया है। अब देखिए, अब मैं आता हूँ वापस यहाँ पे लीव सैलरी, की बात करते हैं। सेक्शन है 10 AA।
लीव सैलरी अगर ड्यूरिंग द ईयर मिलती है, एनकेशमेंट ड्यूरिंग द सर्विस पीरियड होता है, साल में आने दे तो टैक्स लगने दे, अरे रुक जा एंड में आने दे तो रुक जा, फिर टैक्स भी हम कैलकुलेशन करेंगे। समझ में आती है बात। तो अब आते हैं हम सीधे चार्ट पे आते हैं। लीव सैलरी का हमारा चार्ट क्या है, देखिए अगर एनकैश ड्यूरिंग द टेन्योर पीरियड है तो फुल्ली टैक्सेबल है, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। और एनकैश किया आपने एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, तो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो भैया बल्ले बल्ले फुल्ली एग्जाम, भैया बल्ले बल्ले फुल्ली एग्जाम। और अगर आपका ऑन नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो इसमें 4 कैलकुलेशन होगी, इसमें 4 कैलकुलेशन होगी। दीज 4 कैलकुलेशंस विल बी डन, ये 4 कैलकुलेशंस होगी, ये 4 कैलकुलेशन होगी और उसके हिसाब से हमारा कुछ अमाउंट आएगा। पहला क्या है, एक्चुअल रिसीव्ड। पहला क्या है आपका एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। पहला क्या है बेटा, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। वो कितना है, क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। सेकंड क्या आपका स्टैंडर्ड लिमिट, वो कितना आपका 3 लाख। स्टैंडर्ड लिमिट कितना आपका 3 लाख। थर्ड क्या है आपका 10 मंथ एवरेज सैलरी। 10 मंथ एवरेज सैलरी। अभी हम बात करेंगे एवरेज सैलरी कहां से कहां तक लेते हैं, एवरेज सैलरी लेंगे। एवरेज सैलरी का मतलब क्या होता है कि जिस डेट को यहाँ पे देखिए एक एवरेज सैलरी पहले भी आया था, वो सैलरी और इसमें फ़र्क है। यहाँ एवरेज सैलरी का मतलब क्या होगा, जिस डेट को आपका रिटायरमेंट हुआ है, जिस डेट को आपका रिटायरमेंट हुआ है उस डेट से जस्ट प्रिसीडिंग 10 महीने, उस डेट से जस्ट पहले के 10 महीने उनकी सैलरी को क्लब करेंगे, वो होगी हमारी 10 मंथ सैलरी। वो होगी क्या हमारी 10 मंथ सैलरी। समझ में आ गया। तो यार 10 मंथ एवरेज सैलरी लिखा है, आप ये भी लिख सकते हैं 10 मंथ सैलरी। तो 10 मंथ कहां पे 10 मंथ एंड होगा, जहां जिस डेट को आपका रिटायरमेंट हुआ है उस डेट को आपका 10 मंथ एंड हो जाएगा, यानी उससे जस्ट पहले के 10 मंथ वो सैलरी। ठीक है। अच्छा, जो फोर्थ है बैलेंस वैलिड लीव, ये सारी बातें स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, बैलेंस वैलिड लीव को निकालने के लिए स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 हमने देखा, मल्टीप्लाइड बाय एवरेज सैलरी, मल्टीप्लाइड बाय एवरेज सैलरी। अब ये एवरेज सैलरी यानी मल्टीप्लाइड बाय मंथली एवरेज, ये मंथली भी हो सकता है, डेज में भी हो सकता है, अभी हम बात कर लेंगे। मल्टीप्लाइड बाय द, अभी हम मंथ की ही बात करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय द मंथली एवरेज सैलरी। समझ में आया आपको ये बात। तो अब यहाँ पे क्या हो, अब बैलेंस वैलिड लीव कैसे निकालेंगे, इसकी मैंने आपको पूरी कैलकुलेशन करके बताई है। इसकी वो पूरी कैलकुलेशन हमारी कौन सी थी कैलकुलेशन, जो हमारे स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 थे, क्योंकि लीव एनकैशमेंट में यही समझना ज़रूरी है। अगर यह समझ में नहीं आया तो लीव एनकैशमेंट नहीं आया, यह समझ में नहीं आया तो लीव एनकैशमेंट समझ में नहीं आया। तो बैलेंस वैलिड लीव जैसे 100 बैलेंस वैलिड लीव था आपका, उसको मल्टीप्लाइड करेंगे एवरेज सैलरी से, एवरेज मंथली सैलरी निकालेंगे, या अगर आपको डेज है तो उसको पर डे के हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे। और हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि जितना हमारा बैलेंस वैलिड लीव है उसका कितना सैलरी बनता है, उसका कितना सैलरी बनता है, जितना हमारा बैलेंस वैलिड लीव है उसका कितना सैलरी बनता है। तो ये 4 कैलकुलेशन होगी, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड 3 लाख रुपीज़, 10 मंथ सैलरी और बैलेंस वैलिड लीव इनटू एवरेज सैलरी। वो एवरेज सैलरी किसका होगा, लास्ट 10 मंथ का एवरेज सैलरी निकाला जाएगा। अच्छा, सैलरी के लिए क्या है, सैलरी के लिए बेसिक प्लस सीडीए प्लस परसेंटेज कमीशन, बेसिक प्लस सीडीए प्लस परसेंटेज कमीशन, बेसिक प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, यानी सीडीए प्लस परसेंटेज कमीशन। समझ में आ गया ये बात, ये आपका सैलरी का मीनिंग है। होप आपको समझ में आया होगा। एवरेज सैलरी, सैलरी ड्रॉन बाय द एम्प्लॉय ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 10 मंथ immediately preceding the date of, immediately preceding the date of his retirement, immediately preceding the date of his retirement। समझ में आया। तो ये 4 कैलकुलेशन हम करेंगे और इस तरह से हमारा टैक्सेबल सैलरी का पोर्शन, सॉरी एग्जेम्प्ट लीव एनकैशमेंट का पोर्शन आ जाएगा। उस एग्जेम्प्ट लीव एनकैशमेंट के पोर्शन को हम क्या करेंगे, टोटल लीव एनकैशमेंट से क्या करेंगे, लेस कर देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, तो हमारा एक क्या आ जाएगा, टैक्सेबल लीव एनकैशमेंट आ जाएगा। समझ में आया आपको। इसको एक बार वापस आपको देखना है और उसके बाद में मैं अब आपको करवाऊंगा नेक्स्ट एक क्वेश्चन करवाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 आइए क्या कहता है ये, मिस्टर एक्स इज रिटायर्ड फ्रॉम एबीसी लिमिटेड, मिस्टर एक्स इज रिटायर्ड फ्रॉम एबीसी लिमिटेड ऑन 10/11/2019। कब रिटायर्ड हो रहा है साहब, वो 10/11/2019 को हो रहा है। आफ्टर सर्विंग द एम्प्लॉयर फॉर द 20 years and 10 months, the employer has paid him leave salary rupees 5 lakh. The employee was entitled for the 2-month leave per year। अब देखिए यहाँ मंथली है, 2 month लीव। ये किसके हिसाब से 2 month है, यह है बेटा जी 2 month किसके हिसाब से है, यह 2 month है एम्प्लॉयर के हिसाब से। एम्प्लॉयर के हिसाब से लीव कितनी है, 2 month, लेकिन हमारे इनकम टैक्स के हिसाब से कितनी है, 30 days।
अब यहाँ पे अगर मैं बात कहता हूँ पर ईयर ऑफ सर्विस है, अब लेकिन मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ मेरा इनकम टैक्स, मेरा प्यारा इनकम टैक्स, मेरा प्यारा इनकम टैक्स के हिसाब से मेरा कितना दिन है भैया 1 मंथ। अब मंथ की बात करें तो साला हम भी मंथ में कर लेंगे, हमारे क्या गया बाप का, MONTH कर दो, यहाँ पे MONTH कर दो यार, हम भी मंथ की बात कर लेंगे, हमें भी आता है। क्योंकि इनकम टैक्स के हिसाब से, इनकम टैक्स के हिसाब से क्या होगा बेटा जी, इनकम टैक्स के हिसाब से यहाँ पे होगा 1 मंथ। समझ में आ रहा है ये चीज़? हाँ जी। तो अब यहाँ पे देखो, अगर मैं स्टेप 1 कहता हूँ एलिजिबल, एलिजिबल कितना होगा 2 महीना और 1 महीना, 2 महीना और 1 महीना, विच एवर इज लेस, तो कितना होगा 1 महीना होगा। ठीक है, ड्यूरिंग एंटायर सर्विसेज, ड्यूरिंग, अच्छा मुझे बताओ अब अगर मैं बात कहता हूँ टोटल, हाँ जी, टोटल एलिजिबल लीव कितनी होगी बताओ, टोटल एलिजिबल लीव, टोटल एलिजिबल लीव कितनी होगा मुझे बताओ। टोटल एलिजिबल लीव अगर मैं बात कहता हूँ तो क्या था, 20 ईयर्स था आपका। 20 ईयर्स के हिसाब से इनकम टैक्स के हिसाब से कितना, विच एवर इज लेस कितना है यहाँ पे 1 मंथ है, तो 20 मल्टीप्लाइड बाय 1, टोटल एलिजिबल लीव कितना हो गया आपका 20 मंथ हो गया। इस 10 को काउंट ही नहीं करना है, इस 10 को काउंट ही नहीं करना है, समझ में आ गया? हाँ जी। ड्यूरिंग द एंटायर सर्विस, यहाँ पे देखो भैया ये क्या कह रहा है, ड्यूरिंग द एंटायर सर्विस ही हैज अवेल्ड 6 मंथ लीव, यानी क्या किया, अब यहाँ पे मजेदार बात सुनना, समझा। अब मैं यहाँ पे अगर आपसे बात कहता हूँ तो टोटल, यानी टोटल मुझे बताइए, स्टेप 1 हमारा जो था, मैं यहीं पे इसका स्टेप 1 कैलकुलेट करता हूँ। स्टेप 1 में हमारा एलिजिबल लीव कितना आ गया, 1 मंथ आ गया। एलिजिबल लीव कितना आ गया आपका, 1 मंथ आ गया। समझ में आ गया? अच्छा, अब पर ईयर की बात यहाँ पे, अब पर ईयर के हिसाब से नहीं कह रहा, यहाँ पे टोटलिटी में बात कर ली, तो हम भी टोटलिटी में बात कर लेंगे। तो यहाँ पे टोटल एलिजिबल लीव, टोटल एलिजिबल लीव कितना आएगा, टोटल एलिजिबल लीव इसका आएगा भैया, इस टोटल एलिजिबल लीव कितना आएगा बेटा, बताओ ना, टोटल एलिजिबल लीव कितना आएगा। हाँ जी, टोटल एलिजिबल लीव आएगा इसका कितना, आप देखो अगर मैं बात कहता हूँ यहाँ पे टोटल कितने साल थे भैया, 20 मल्टीप्लाइड बाय एक साल में कितने महीने, एक साल में 1 महीने के हिसाब से एलिजिबिलिटी है, तो 20 इंटू 1 कितना आ जाएगा, 20 मंथ आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 20 मंथ आ जाएगा। अब 20 मंथ का एलिजिबल लीव है, अब 20 मंथ का एलिजिबल लीव है, उसमें से अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, बट उसके बाद में उसने क्या किया, ड्यूरिंग द एंटायर सर्विसेज ही हैज अवेल्ड 6 मंथ लीव, यानी 6 महीने की तो उसने छुट्टी ले ली, एंड एनकैश्ड 7 मंथ लीव, एंड एनकैश्ड 7 मंथ लीव। क्या मतलब हुआ, 6 महीने की तो उसने छुट्टी ले ली और सर्विस के दौरान उसने 7 महीने की सैलरी का पेमेंट ले लिया, तो टोटल कितने महीने की बातें कर ली उसने, 13 महीने कंज्यूम कर लिए। 6 महीने की तो उसने क्या ले ली, 6 महीने की तो उसने छुट्टी ले ली और 7 महीने उसने उसके एनकैशमेंट कर लिया। तो इस 20 महीने में उसने कितने महीने की बातें कर ली, 6 महीने तो उसने छुट्टी ले ली साहब, 6 महीने तो उसने छुट्टी ले ली साहब, और 7 महीने उसने क्या किया, 7 महीने की सैलरी एनकैश ले ली, 7 महीने की सैलरी को एनकैश करवा लिया। तो जब एनकैशमेंट करवाया होगा, तो जब एनकैशमेंट करवाया होगा तब टैक्सेबिलिटी आई होगी। तो इसका मतलब ये तो उस समय कर लिया, इसकी बातें अब नहीं वापस करेंगे। समझ में आ गया? ये एनकैशमेंट तो हो गया, ये एनकैशमेंट तो हो गया। अब यहाँ पे बैलेंस लीव कितना बचा, तो टोटल लीव कितना था बेटा, देखो एलिजिबल लीव कितना था, 20 मंथ। 20 मंथ में से 6 महीने छुट्टी ले ली, 7 महीने का एनकैशमेंट करवा लिया, तो अब 6 और 7 कितना होता है, 13 होता है, और 20 में से 13 चला गया तो पीछे कितना रहा, 7 मंथ मेरा क्या रह गया बेटा, 7 मंथ मेरा रह गया। 7 मंथ्स इज माई टोटल बैलेंस एलिजिबल लीव। अब इतना मैंने आपको समझा दिया। अब बेटा जी ये क्वेश्चन ट्राई करना, अब दिया बत्ती का टाइम हो गया, मैं भी एक बार जाता हूँ, एक बार आप ये क्वेश्चन ट्राई करें, और क्वेश्चन 73 भी करें, 73 के बाद में 74 भी करें, 75 भी करें, 76 भी करें, और 77 भी करें। 77 तक का आपका क्या है, 77 तक का आपका क्या है, ये होमवर्क है बेटा। समझ में आ गई बात? नहीं समझ में आएगा मैं आपको क्वेश्चन वापस करवाऊंगा, डोंट वरी, लेकिन एक बार ट्राई जरूर करें। थैंक यू।